सुबह शेविंग करते समय अचानक लाइट चली गई। गौरव ने जोर से आवाज देकर कहा, संध्या लाइट चली गई, आना जरा। मोमबत्ती जलाकर रख दो, मैं शेविंग कर रहा हूँ। मैं बिट्टू का दूध गर्म कर रही हूँ, संध्या ने कहा। 1 मिनट में आती हूँ। तब तक गौरव आधी दाढ़ी बनाए ही भागे चले आए और गुस्से से बोले, कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती हो। खैर उस समय तो संध्या ने गौरव को मोमबत्ती दे दी थी, लेकिन नाश्ता परोसते समय वह उससे बोली, आप तो ऐसे कभी न थे, बात बात पर गुस्सा करने लग जाते हो। मेरी मजबूरी भी तो समझो, सुबह से लेकर देर रात तक घर और बाहर के कामों में चक्कर घिन्नी की तरह घूमती रहती हूँ। रात होते होते तो मेरी कमर ही टूट जाती है। मैं क्या करूँ अब? गौरव ठंडी सांस लेते हुए बोले, टाइम पर ऑफिस नहीं पहुँचो तो बॉस की डांट सुननी पड़ती है। फिर थोड़ा रुककर बोले, लगता है इस बार इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा। इन्वर्टर? संध्या ने मुंह बनाकर कहा, पता भी है कि उसकी प्राइस कितनी है? कम से कम 15 से 20 हजार रुपये तो लग ही जाएंगे। कोई लोन मिल रहा है क्या? लोन की बात मत करो, मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम्हें तो पता ही है कि पिछला लोन पूरा करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं तो सोच रहा था कि तुम अपने पापा से बात कर लो, उधार ही तो मांग रहा हूँ। क्या? क्या उधार मांगू? संध्या चिढ़कर बोली, गैस, टीवी, सोफा, फ्रिज और भी ना जाने क्या क्या, सब उधार के नाम भी तो आया है। अब और सब कुछ मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्या मुझ में उधार चुकाने की क्षमता नहीं है? गौरव बोले, इतने ताने मत दो, आखिर जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं तो तुम्हारी भी सहमति थी। मेरी सहमति? संध्या विफर गई। मैं जिस तरह तुम्हें निभा रही हूँ मैं ही जानती हूँ। हाँ ठीक है, निभाओ। अब कह क्यों रही हो? गौरव गुस्से से उठते हुए बोले, मैं तो निभा ही रही हूँ। इतना ही घमंड था तो बसा बसाया घर क्यों छोड़कर आ गए? तब तो बड़ी शान से कहते थे कि मैं अपना अलग घर लेकर रहूँगा, कोई मोहताज थोड़ी ना हूँ माँ पिताजी का। और अब मैं अपने पापा से कुछ नहीं मांगूंगी, संध्या गुस्से से कहती गई। अच्छा बाबा, गलती हो गई तुमसे कुछ कहकर। गौरव ऑफिस के लिए शर्ट पहनते हुए बोले, अब तक यह घर चला ही रहा हूँ, आगे भी चलाऊंगा, कोई भूखे तो नहीं मर रहे। आज सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। अभाव में पली बढ़ी जिंदगी का यही हश्र होता है। आए दिन किसी न किसी बात पर हमारे बीच अनबन रहती है और फिर न खत्म होने वाला समझौता। आज स्कूल जाने का रहा सहा मूड भी जाता रहा, सो गुमसुम सी पड़ी रही। मन में छिपी परतों से बीते पल चलचित्र की तरह एक एक कर सामने आने लगे। अपना नया ज्वाइनिंग लेटर लेकर ऑफिस में प्रवेश किया तो मैं पूरी तरह घबराई हुई थी। इतना बड़ा ऑफिस, सभी लोग चलते फिरते रोबोट की तरह अपने काम में व्यस्त। एक कोने में मुझे खड़ा देखकर एक स्मार्ट से लड़के ने पूछा, आपको किससे मिलना है? बिना कुछ बोले मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर उसकी ओर बढ़ाया था। ओह, तो आपको इस ऑफिस में आज ज्वाइन करना है? कहते हुए वह लड़का मुझे एक कैबिन में ले गया और एक कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, आप यहाँ बैठिए, मिस्टर सुजीत मेहरा जी आपके बॉस हैं, वह आएंगे तो आपके काम और बैठने की व्यवस्था करेंगे। मैं इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर वह लड़का आया और कहने लगा, सॉरी मैडम, सर आज थोड़ी देर में आएंगे, आप चाहे तो नीचे रिसेप्शन पर इंतज़ार कर सकती हैं। कुछ चाय या कॉफ़ी वगैरह लेंगी? मुझे इस समय चाय की सख्त ज़रूरत थी, किंतु औपचारिकतावश मना कर दिया। आर यू श्योर? उसने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर कर पूछा, तो इस बार मैं मना न कर सकी। अच्छा, मैं अभी भिजवाता हूँ। फिर अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम गौरव है और मैं सामने के ही टेबल पर उस तरफ बैठता हूँ, यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। गौरव मुझे बेहद सहायक और अच्छे से लगे। बस फिर तो क्रम ही बन गया। हर रोज़ सुबह गौरव मुझसे मिलने आ जाते या कभी मैं ही चली जाती। इस तरह सुबह की गुड मॉर्निंग कब और कहाँ अनौपचारिक हाय में बदल गई पता ही न चला। गौरव का मधुर स्वभाव मुझे अपनी ओर अनायास ही खींचता चला गया। अंततः इसी खिंचाव ने हमें गुलमोहर पार्क में जाकर ही दम लिया। हम दोनों प्राय इसी पार्क में आते और हाथों में हाथ डाले एक दूसरे में खोए रहते और कभी कभी सिनेमा हॉल में फिल्में भी देखते। एक दिन मैंने गौरव से कहा, अब बहुत हो गई डेटिंग गौरव, अब शादी के लिए सीरियस हो जाओ। कहीं किसी ने यूं ही देख लिया तो घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑफिस का स्टाफ तो पहले से हम पर शक करता है। सीरियस? क्या हो जाऊं?
वह मेरे बालों को संभालते हुए बोले, यही तो दिन है घूमने के, फिर ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे। पर तुम शादी के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? क्या रात में नींद नहीं आती? इतना कहकर गौरव ने मेरा हाथ जोर से दबा दिया। उनका स्पर्श मुझे अभिभूत कर गया। शर्मा कर रह गई थी मैं। थोड़ी देर के लिए सपनों की दुनिया में चली गई थी। वक्त का आभास होते ही मैंने पूछा, क्या सोचा तुमने गौरव? मुझे क्या सोचना है? गौरव थोड़ा सा गंभीर होकर बोले, मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा, तुम चिंता ना करो। पर 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 क्या? उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए मैंने पूछा। माँ को मनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। दरअसल उन्होंने एकदम सीधी सादी सलवार कमीज वाली धार्मिक बहू शोभा की कल्पना की है, जो हमारे घर के पास रह ही रही है। किंतु वह शोभा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्या होगा? मैंने सीरियस होते हुए पूछा। होगा वही जो मैं चाहूँगा। आखिर रखना तो मुझे है ना। तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना। मौका देकर किसी दिन माँ से बात करूँगा, पर डरता हूँ कहीं वे मना ना कर दे। एक दिन शाम को नीरज अपनी माँ से मिलवाने के लिए एक दिन शाम को गौरव अपनी माँ से मिलवाने के लिए मुझे ले गए। मेरी नानुकुर गौरव के सामने ज़्यादा ना चल सकी। कहने लगी माँ को अपनी पसंद भी बता दूँ, क्योंकि सीधा कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। तुम्हें मेरे साथ देखकर शायद बातचीत का कोई रास्ता निकल आए। गौरव ने थोड़े शब्दों में मेरा परिचय दिया। माँ की अनुभवी नज़रों से कुछ भी छिपा ना रह सका। गौरव की जिद और इच्छा को देखते हुए माँ ने बेमन से शादी के लिए हाँ तो कह दी, किंतु जिस तरह दुल्हन को इस घर में आना चाहिए, वह सारी रस्में फीकी पड़ गई। मेरी सारी सजने संवरने की आशाएं धरी की धरी रह गई। माँ ने कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जो हुई थी। कुछ दिन तो हंसी खेल में बीत गए, पर हमारा देर रात तक घूमना और बाहर खाकर आना ज़्यादा दिन तक न चल सका। माँ ने एक दिन नाश्ते पर कह दिया कि हमसे देर रात तक इंतज़ार नहीं किया जाता, टाइम पर घर आ जाया करो। फिर घर की तरफ बहू को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस पर गौरव तुनक कर बोले, माँ इसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है, हम दूसरी चाबी लेकर चले जाया करेंगे। आप सो जाया करो, क्योंकि पार्टी में दोस्तों के साथ देर तो हो ही जाती है। मेरे मन में ना जाने क्यों शांत स्वभाव वाले माँ और पिताजी के प्रति सहानुभूति उभर आई। बोली, माँ ठीक कहती हैं गौरव, हम टाइम पर घर आ जाएंगे। अपनी पार्टियाँ हम अब वीकेंड्स में रख लेंगे। माँ जी के व्यवहार में आई सख्ती को मैं कम करना चाहती थी, इसके लिए अपनी एक सप्ताह की छुट्टी और बढ़ा ली, ताकि माँ जी के व्यवहार को समझ सकूं। एक दिन गौरव शाम को मुस्कुराते हुए आए और कहने लगे, संध्या, ऑफिस में सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम शादी के बाद कैसी लगती हो। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे ऑफिस का एक चेहरा याद आने लगा। मैंने कहा, ठीक है, कुछ दिनों की ही तो बात है, अगले मंडे से तो ऑफिस जा ही रही हूँ। माँ जी पास में बैठी चाय पी रही थी। बड़े शांत स्वर में बोली, बेटी, हमारे घरों में शादी के बाद नौकरी करने का रिवाज नहीं है। बहू को बहू की ही तरह रहना चाहिए, यही अच्छा लगता है। आगे जैसा तुमको ठीक लगे करो। माँ का यह स्वर मुझे भीतर तक हिलाकर रख गया था। उनके यह बोल अनुभवजन्य थे। जोर से डांट डपट कर कहती तो शायद मैं विरोध भी करती। मुझे माँ का इस तरह कहना अच्छा भी लगा और उनका नज़दीक जाने का रास्ता भी। गौरव फट से बोल पड़े थे, माँ आजकल दोनों मिलकर कमाए तभी तो घर ठीक से चलता है, फिर यह तो अकेली यहाँ बोर हो जाएगी। क्यों, क्या कमी है यहाँ जो दोनों को काम करने की ज़रूरत पड़ रही है? भरा पूरा घर है, तेरे पिताजी भी अच्छा कमाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम कौन सा तुमसे कुछ मांग रहे हैं। माँ जी का स्वर तेज हो गया। फिर भी तू बहू से काम करवाना चाहता है तो तेरी मर्जी। मैं खामोशी रही, पर इस तरह गौरव का बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा था। भीतर जाकर मैंने गौरव से कहा, नौकरी मुझे करनी है, माँ जी को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊँगी बस। नहीं, तुम जॉब करने जरूर जाओगी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। गौरव ने कठोर स्वर में कहा। मन के झंझावत में मैं अंततः कोई फैसला नहीं ले पाई। मैंने हार कर माँ से पूछा, मैं क्या करूँ माँ जी? जो गौरव कहता है वही कर। माँ जी ने सीधा सपाट सा उत्तर दिया। उस दिन काम पर तो चली गई, किंतु माँ के मूक आचरण से एहसास हो गया था कि उनको यह सब ठीक नहीं लगा। मैं माँ जी और पिताजी को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करती रही। गौरव को भी समझाया कि यह सब
उनको ठीक नहीं लगता, पर उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। क्या पता था कि ऊपर से इतना मीठा बोलने वाले और हंसमुख इंसान अंदर से इतने अस्वाभाविक और सख्त हो सकते हैं। इस प्रपंच से जल्दी ही मुझे आज़ादी मिल गई। मेरा पाँव भारी हो गया और जॉब पर ना जाने का बहाना मिल गया। इसमें माँ ने मेरी तरफदारी की तो अच्छा लगा। बिट्टू के होने के बाद तो माँ जी और पिताजी के स्वभाव में पहले से कहीं ज़्यादा बदलाव आ गया। ऑफिस के दोस्तों ने पार्टी की जिद पकड़ ली, तो मैंने गौरव को कहा कि पार्टी घर पर ही रख लेते हैं। किसी होटल या रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, फिर माँ जी और पिताजी को भी अच्छा लगेगा। गौरव भी बजट को देखते हुए कुछ नहीं बोले। सारा दिन मैं घर को सजाने संवारने में लगी रही। माँ को घर में आ रहे इस बदलाव से अच्छा लगने लगा था। सारे सामान का ऑर्डर पास ही के होटल में दे दिया गया था। माँ जी कहाँ है? मेरी एक ऑफिस की सहेली ने पूछ लिया। मैं माँ को बुलाने उनके कमरे में गई तो माँ हंसकर बोली, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? बच्चों की पार्टी है, तुम लोग मौज मस्ती करो। नहीं माँ जी, आप वहाँ ज़रूर चलो, बस मिलकर आ जाना, अच्छा लगता है। मैंने स्नेहवश माँ को कहा तो मेरा मन रखने के लिए उन्होंने कह दिया, अच्छा तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बिट्टू को लेकर लिविंग रूम में आ गई। माँ पिताजी अभी ड्राइंग रूम में आए ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। पिताजी दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मैंने गौरव को इशारा किया। पिताजी आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है, वही होगा। अरे कोई बात नहीं, पिताजी बोले। नहीं पिताजी, गौरव थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोले, इसे हाथ ना लगाना, इसमें नॉनवेज है, बाहर से दोस्तों के लिए मंगवाया है। नॉनवेज? माँ और पिताजी बिना किसी से मिले चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैं गौरव के साथ उनके पीछे पीछे कमरे तक गई तो देखा माँ जी माथा पकड़कर एक तरफ पसर कर बैठी कह रही थी, अब यही दिन देखना रह गया था। जिस घर में अंडा प्याज और लहसुन तक नहीं आया, आज नॉनवेज आ रहा है। माँ हम लोग तो खाते नहीं, बस दोस्तों के लिए मंगवाया था, मैंने घर पर तो नहीं बनवाया, गौरव ने सफाई देते हुए कहा। मेरा चेहरा किसी आशंका से सफ़ेद पड़ गया था। तुम लोग भी खा लो, रोका किसने है? मैं क्या जानती नहीं कि तुम लोग बाहर जाकर क्या खाते हो? और अब यह घर पर भी? माँ सुबक पड़ी। मेरा सारा घर अशुद्ध कर दिया तूने। मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूँगी। नहीं माँ, तुम क्यों जाओगी घर छोड़कर? हम ही चले जाते हैं। हमारी तो सारी खुशियाँ ही छीनी जा रही है। मैं ही अलग घर लेकर रह लेता हूँ। कहते हुए गौरव बाहर चले गए। सुबह नाश्ते के लिए बैठते ही गौरव ने कहा, माँ कल रात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैंने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। गौरव, मैं चौंक कर बोली, आप क्या कह रहे हो? आपको पता भी है? तुम बीच में मत बोलो संध्या। वह एकाएक उत्तेजित और असंयत हो उठे। मैं सहम गई। वह बोलते रहे, अच्छा कमाता खाता हूँ, अलग रह सकता हूँ, अब यही एक रास्ता रह गया है। आपको हमारे देर से आने में परेशानी होती है, यह करो वह ना करो, कितने समझौते करने पड़ रहे हैं। मेरी अपनी कोई ज़िंदगी ही नहीं रही। ठीक है बेटा, जैसा तुमको अच्छा लगे करो। हमने तो अपना जीवन जैसे तैसे काट लिया, किंतु इस घर के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। मन के संस्कार हमें संयत रखते हैं। दुख है तुम में ठीक से वह संस्कार नहीं पड़ सके। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मिलने जुलने वाले यहाँ आए, हुड़दंग मचाए, खुलकर शराब पिए और जुआ खेले, इस घर को मौज मस्ती का अड्डा बनाए। पिताजी पहली बार तेज आवाज में अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे। कहते कहते पिताजी की आंखें भर आई। मेरे बहुत समझाने के बाद भी गौरव ने अलग घर लेकर ही दम लिया। 2-3 महीने तक तो घर को व्यवस्थित करने में लग गए, पर जब घर का बजट हिलने लगा तो पास के स्कूल में मुझे भी जॉब करनी पड़ी। बिट्टू की आया और डे केयर के खर्चे बढ़ गए। असुविधाएं, कमी और आधी अधूरी आशाओं के सामने प्यार ने दम तोड़ दिया था। कभी सोचा भी ना था कि मुझ पर दुनिया की जिम्मेदारियां पड़ेगी। बिट्टू के किसी बात पर मचलते ही मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। एक दिन सुबह कपड़े धोते धोते पानी आना बंद हो गया। मैंने उठकर गौरव से कहा कि घर के सामने के हैंडपंप से पानी ला दो। सॉरी, यह मुझसे नहीं होगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर वॉशिंग मशीन ला दो, कुछ काम तो इजी हो जाएगा, मैंने उठते हुए कहा। मैं कहाँ से ला दूँ? बड़बड़ाते हुए गौरव बोले, तुम भी तो कमाती हो, खुद ही खरीद लो। मेरी सैलरी क्या तुमसे छिपी है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। जितना कमाती हूँ उसका आधा तो डे केयर और आया में चला जाता है। आने जाने और खुद का खर्च निकाल कर बड़ी मुश्किल से 1000-2000 भी नहीं बच पाता।
कमाल है, गौरव नरम होते हुए बोले। तो फिर यह सब पहले माँ के घर पर कैसे चलता था? वहाँ काम करने वाली आया थी, पिताजी का सहारा था, कोई किराया भी नहीं देना था, और उन सबसे ऊपर माँ जी की सुलझी हुई नज़र। वह घर जो सुचारू रूप से चल रहा था, उसके पीछे सार्थक श्रम और निस्वार्थ समर्पण था। पर यह सब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सहज से प्राप्त हुई वस्तु का कोई मोल नहीं होता। मैंने झट से बाल्टी उठाई और पानी लेने चली गई। पानी लेकर वापस आई तो गौरव वहीं गुमसुम बैठे थे। उनके चेहरे के बदलते रंग को देखते हुए मैंने कहा, क्या सोचने लगे? चलो माँ से मिलाते हैं। उनकी आंखें नम हो गई। अभाव में पली बड़ी जिंदगी ने वे सारे सुख भुला दिए जिनके लिए गौरव ने घर छोड़ा था। नॉनवेज तो छोड़ो, उनका दोस्तों के साथ आना जाना भी कम होता गया। माँ जी कभी कभी मिलने चली आती और शाम तक लौट जाती। बस बटी हुई जिंदगी जी रही थी मैं। एक दिन पिताजी का फोन आया। बोले, 2 दिन के लिए तुम्हारे दुबई वाले अंकल आए हैं, खाना रखा है तुम्हारी माँ ने, ठीक समय से पहुंच जाना। ठीक है पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैंने औपचारिकतावश कह दिया। कोशिश? वे थोड़ा रुककर बोले, क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं पिताजी, मैं सुबक पड़ी। मेरे सारे शब्द बर्फ बनकर गले में अटक गए। मैंने आंसू पोंछकर कहा, हफ्ते भर से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दस्त और उल्टियां लगी हुई हैं, डॉक्टर की दवा से भी आराम नहीं आया। अरे, तो हमें फोन क्यों नहीं किया? मना किया था इन्होंने, मैं बोली। नालायक। पिताजी भारी भरकम आवाज में बोले, चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में माँ और पिताजी भी पहुंच गए। गौरव एक तरफ सिमट कर पड़े हुए थे। माँ को देखते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे, किसी से कहलवा दिया होता। देख तो क्या हालत बना रखी है, थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लेता है तो हजम नहीं होता। पिताजी भी पास ही बैठे रहे। मैं चाय बनाकर ले आई। माँ जी बोली, चल घर चल, अब बहुत हो चुका, अब तेरी एक ना सुनूंगी। परीक्षा की घड़ियां तो जीवन में आती ही रहती है, चंचल मन इधर उधर भटक ही जाता है। कोई इस तरह माँ को छोड़कर भी चला जाता है क्या? चल, बहुत मनमानी कर ली। वात्सल्यमयी माँ के स्वर सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी मेरी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, इस तरह की जिद बहू करती तो समझ में आता। उसने तो स्वयं को घर के वातावरण के अनुसार ढाल लिया था, पर तुझसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। तुझसे तो मेरी बहू ही अच्छी है। माँ, मुझे माफ कर दो। गौरव रो पड़े। उनका रोना माँ और पिताजी दोनों को रुला गया। मैंने दवाई के लिए गौरव को सहारा देकर उठाया तो बड़े ही आत्मविश्वास से बोले, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ आ गई है, अब मैं जल्दी ही अच्छा हो जाऊंगा। मैं बिट्टू को उठाकर सामान समेटने लग गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।